इतने पैसे तो इलाज के लिए रखे हैं। इलाज बाद में करवा लेना, पहले मेरा काम करो। साहब गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से दूं? गरीब हो या अमीर मुझे उससे कोई मतलब नहीं। तुम कौन हो? इनकी रिश्तेदार हो क्या? नहीं, लेकिन इंसान जरूर हूँ। अपना काम करो और यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। चालान कर दीजिए, लेकिन पहले इन्हें जाने दीजिए। आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। अगर मैं नहीं गई तो आप क्या करेंगे? इसे पकड़कर जीप में बैठाओ और तुम पैसे लेकर आओ, तभी गाड़ी मिलेगी। साहब मेरी पत्नी मर जाएगी, भगवान के लिए जाने दीजिए। भगवान को बाद में याद करना, पहले रुपए लेकर आओ। बाबा हिम्मत मत हारिए, सब ठीक होगा। मोहनलाल, मुझे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे जल्दी अस्पताल ले चलो। हिम्मत रखो सुशीला, हम बस अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। मोहनलाल, जल्दी चलो, मुझसे अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। बस सुशीला, 5 मिनट और। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर देख लेंगे। गाड़ी साइड में लगाओ, पूरी जांच होगी। साहब, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है, पहले हमें अस्पताल जाने दीजिए। सब यही कहते हैं, पहले कागजात दिखाओ। आरसी कहाँ है, इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है? साहब, जल्दी में घर पर ही रह गया, जानबूझकर नहीं हुआ। तो फिर गाड़ी यहीं खड़ी रहेगी। कानून तो कानून है। साहब, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी पत्नी को देखिए, उनकी हालत बहुत खराब है। मुझे भावुक मत करो, कानून सबके लिए बराबर है। साहब ऐसा मत कीजिए, चाबी दे दीजिए, बहुत देर हो जाएगी। मुझे अस्पताल ले चलो, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। अगर जल्दी जाना है तो 15,000 रुपए निकालो। इतने पैसे तो इलाज के लिए रखे हैं, इलाज बाद में करवा लेना, पहले मेरा काम करो। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, इतने पैसे कहाँ से दूं? गरीब हो या अमीर, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। बाबा, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, ये हमें अस्पताल नहीं जाने दे रहे, पैसे मांग रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, पहले इन्हें अस्पताल जाने दीजिए, इनकी हालत बहुत गंभीर है। तुम कौन हो? इनकी रिश्तेदार हो क्या? नहीं, लेकिन इंसान जरूर हूँ। अपना काम करो और यहाँ से चली जाओ, वरना तुम्हारा भी चालान कर दूंगा। चालान कर दीजिए, लेकिन पहले इन्हें जाने दीजिए। आखिरी बार कह रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। अगर मैं नहीं गई तो आप क्या करेंगे? इसे पकड़कर जीप में बिठाओ, हाथ धीरे पकड़िए, मैं खुद चल रही हूँ। वाह, अभी भी तेवर कम नहीं हुए। थाने पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, देखते हैं किसका क्या ठीक होता है। और तुम पैसे लेकर आओ, तभी गाड़ी मिलेगी। साहब, मेरी पत्नी मर जाएगी, भगवान के लिए जाने दीजिए। भगवान को बाद में याद करना, पहले रुपए लेकर आओ। बाबा, हिम्मत मत हारिए, सब ठीक होगा। इस लड़की को अंदर क्यों नहीं ले जा रहे? बहुत सवाल पूछ रही थी ना। इसे अंदर बिठाओ, यहीं बैठो, साहब आते हैं। लड़की तो बिल्कुल नहीं डर रही, लगता है किसी बड़े घर की है। अरे 2 घंटे बैठी रहेगी, अपने आप रोने लगेगी। साहब, बाहर वही बुजुर्ग आए हैं, बार बार अपनी गाड़ी की चाबी मांग रहे हैं। उसे बोलो, बिना पैसे कुछ नहीं मिलेगा। अगर उसने शिकायत कर दी तो ऊपर तक सब सेठ है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सर, इनकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। तुम्हारा नाम क्या है? नाम जानकर क्या करेंगे? रजिस्टर में लिखना है। अभी नाम मत लिखिए, थोड़ी देर बाद खुद लिख लिया जाएगा। अब बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? नाम से क्या होगा? पहले यह बताइए, मेरा अपराध क्या है? सरकारी काम में रुकावट डालना, पुलिस से बहस करना, या फिर रिश्वत लेने से रोकना? बहुत बोलती हो, कोई सबूत भी है तुम्हारे पास? हर सवाल का जवाब समय आने पर मिल जाएगा। तुम जैसी बहुत देखी है, 2 घंटे में सब सच बोल देती हैं। 2 घंटे बाद शायद आपको भी बहुत कुछ बोलना पड़े। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम हो कौन? सवाल सही होंगे तो जवाब भी मिल जाएगा। तुम्हें लगता है मैं तुमसे डर जाऊंगा? डरना या न डरना, यह आपका फैसला है। बहुत देर से पहेलियां बुझा रही हो, अब सीधे सीधे जवाब दो। बस 10 मिनट और, फिर आपको खुद पता चल जाएगा। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, नाम बताओ। नाम जानने की इतनी जल्दी है? आज आपने सिर्फ एक लड़की को नहीं, बल्कि अपने करियर को भी थप्पड़ मारा है। धमकी दे रही हो? नहीं, सिर्फ सच बता रही हूँ। साहब, बार बार इसी का फोन आ रहा है, स्पीकर पे लगाओ, देखते हैं कौन है। हेलो अनवी, तुम कहाँ हो? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। तुम कौन हो? पहले आप बताइए, मेरी बहन का फोन आपके पास कैसे आया? तुम्हारी बहन थाने में बैठी है, बहुत कानून सिखा रही थी, उसे वहीं रोके रखना। मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लगता है भाई भी बड़ा बहादुर है, उसे भी देख लेते हैं। जी हाँ, आप जरूर देख लीजिए। साहब, बाहर कोई बड़े अफसर आए हैं, सारे पुलिस वाले उनके साथ हैं। कौन अफसर?
नाम तो नहीं मालूम, लेकिन सब उन्हें सर कहकर सलाम कर रहे हैं। नमस्ते सर, एक लड़की को यहाँ लाया गया है। वह कहाँ है? जी, अंदर बैठी है। मुझे अभी इसी वक्त उसके पास ले चलिए। भैया, आने में थोड़ी देर कर दिया आपने। अनवी, ये किसने किया? ये निशान किसने दिया? सच सच बताओ। सर, गुस्से में मुझसे गलती हो गई। इसे तुम गलती कहते हो? सर, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। भैया, सिर्फ मेरे साथ नहीं, इन लोगों ने सड़क पर उस बुजुर्ग दंपति के साथ भी बहुत गलत किया है। फौरन मोहनलाल जी और उनकी पत्नी सुशीला जी को यहाँ बुलाइए। जी सर, अभी लेकर आता हूँ। अगर आपकी बहन न होती तो शायद मेरी पत्नी बचती नहीं। अनवी, जो कुछ हुआ सब बताओ। इन्होंने मदद करने के बदले रिश्वत मांगी और जब मैंने विरोध किया तो मुझे थप्पड़ मारकर थाने ले आए। सर, इन्होंने मुझसे 15,000 रुपए मांगे थे। मेरी पत्नी की हालत खराब थी, फिर भी हमें अस्पताल नहीं जाने दिया। आज से इंस्पेक्टर राजीव शर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। आगे का फैसला अदालत करेगी। सर, एक मौका दे दीजिए। मेरे परिवार का क्या होगा? जब तुमने एक बीमार औरत को सड़क पर तड़पने के लिए छोड़ दिया था, तब क्या तुम्हें उसके परिवार का ख्याल आया था? जो कुछ आपने देखा है वह अदालत को बताइए। माननीय न्यायाधीश महोदय, मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब थी, लेकिन इंस्पेक्टर ने हमें रोक कर रिश्वत मांगी। अब सुश्री अनवी को गवाही के लिए बुलाया जाए। आपने क्या देखा था? मैंने अपनी आंखों से देखा कि इंस्पेक्टर ने रिश्वत मांगी और जब मैंने उसका विरोध किया तो मुझे थाने ले जाकर थप्पड़ मारा गया। अदालत के सामने प्रस्तुत गवाहों, सबूतों और परिस्थितियों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अदालत आदेश देती है कि पीड़ित मोहनलाल और उनकी पत्नी सुशीला देवी को मुआवजे के रूप में 50-50 हजार रुपये दिए जाए। इसके साथ ही अभियुक्त इंस्पेक्टर राजीव शर्मा के विरुद्ध कानून के अनुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उसे सरकारी सेवा से निलंबित करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। बेटी, अगर तुम उस दिन हमारी मदद न करती तो हमें कभी न्याय नहीं मिलता। अन्याय कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच और कानून हमेशा उससे बड़े होते हैं। दोस्तों, यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं और स्थानों का किसी भी वास्तविक व्यक्ति, घटना या स्थान से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना है। यदि इस कहानी से किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति या संस्था की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं था। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे आपको कोई अच्छी सीख मिली हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और दिलचस्प, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इस कहानी के बारे में अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपकी जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई वाकया हुआ हो तो उसे भी हमारे साथ साझा करें। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। उस दिन के बाद शहर के सभी पुलिसकर्मियों को ईमानदारी, कानून का पालन और आम जनता के साथ सम्मानजनक व्यवहार की विशेष प्रशिक्षण दी गई ताकि भविष्य में किसी भी निर्दोष व्यक्ति के साथ ऐसा अन्याय दोबारा न हो। धीरे धीरे यह घटना पूरे शहर में एक मिसाल बन गई। लोगों का पुलिस पर भरोसा फिर से लौटने लगा। अब हर पुलिसकर्मी यह समझ चुका था कि वर्दी की असली इज्जत जनता की सेवा करने में है, न कि अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करने में। मोहनलाल और सुशीला देवी ने भी नई उम्मीद के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू की। वे आज भी अनवी को अपनी बेटी की तरह मानते हैं और उसकी हिम्मत, इंसानियत और न्यायप्रियता की मिसाल हर मिलने वाले को सुनाते हैं। याद रखिए, अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, लेकिन सच, न्याय और इंसानियत की जीत एक न एक दिन जरूर होती है। इसलिए हमेशा सच और न्याय का साथ दीजिए। गलत काम के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी एक हिम्मत किसी निर्दोष इंसान की पूरी जिंदगी बचा सकती है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और दिलचस्प, भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन हमें और भी अच्छी कहानियां बनाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए,
अत्याचार कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सच, न्याय और इंसानियत की जीत एक दिन जरूर होती।